नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ देखिए, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जो है इसके 10 से अध्याय कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 11वां अध्याय देखिए, इससे जो अनुक्रमणिका दी गई इसमें दिया है और इसके ही अनुसार हम चल रहे हैं। तो यहाँ देखें, अध्याय 11 इसमें दिया गया है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, सीधा अनुपात क्या है, प्रतिलोम अनुपात क्या है और समानुपात क्या है। तो अनुपात और समानुपात हम कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं कि अनुपात क्या होता है। अनुपात में इस प्रकार से हम जब राशियों को लिखते हैं, किसी भी चीज़ को लिखते हैं, तो अनुपात यानी बटे या इस प्रकार के 2 बिंदु बना देते हैं और समानुपात में हम 4 बिंदु बना देते हैं, जिसका मतलब होता है बराबर। ठीक है ना। तो ये हम पढ़ चुके हैं कक्षा 7 में। तो यहाँ देखेंगे हम सीधा अनुपात क्या है, प्रतिलोम समानुपात, ये दोनों चीज़ें। तो सीधा और प्रतिलोम में यहाँ देखें, जब हम कोई भी वस्तु लेते हैं या कोई भी वस्तु इस प्रकार से मान में बढ़ती जाती है समान में, तो हम उसको सीधा अनुपात बोलेंगे। तो जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पे देखिए ये एक सारणी दी गई है, इसके माध्यम से हम समझते हैं। यहाँ देखें तो सीधे अनुपात में हम देखेंगे कि मान लीजिए एक पेन की कीमत 5 रुपया है, 2 पेन की कीमत क्या होगी। अब देखिए, एक की 5 है तो 2 की क्या होगी 10। यहाँ सारणी में भी देखेंगे हम, एक पेन की कीमत कितना दी गई 5 रुपया, 2 पेन की कीमत 10, 3 की कितनी हो जाएगी 15, 4 की कितनी हो जाएगी 20। एक समान क्रम में बढ़ रही संख्या है। यदि हम पेन की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ उसका मूल्य भी उतने ही स्थिति में या उतने ही अनुपात में बढ़ता जाता है। जैसे मान लो ये पहले पेन की कीमत 1:5 है, तो बाकी सभी की भी समान अनुपात में यह संख्या बढ़ रही है। तो यह देखें, जैसे मान लीजिए 4 पेन की कीमत कितनी हो गई 20, तो 4:20 यानी 4/20। तो हम काटें, यदि 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो यह समान अनुपात निकला ना, 1 या 1:5। जैसे पहली राशि जो दी गई है उसके ही अनुपात में सभी राशियां उसी क्रम में बढ़ती जाती हैं, तो यह समान अनुपात होता है। ठीक है। अब आगे देखिए, हमें इसके बाद प्रतिलोम समानुपात देखना है, यानी सीधा के बाद उल्टा भी कह सकते हैं। तो ये राशियां यहाँ देखें तो ये रिबन के बारे में भी दी गई हैं कि 1 रिबन, 5 रिबन, 9 रिबन, आगे और भी हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ अब देखिए, यहाँ दिया गया है कुछ मीटर दूरी चलने पर यहाँ कितना समय लगेगा। तो ये यहाँ पे सीधा अनुपात है, तो सीधा अनुपात इस प्रकार से हम लगाते जाते हैं और ये कुछ उसके प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ पे प्रतिलोम समानुपात की स्थिति कब बनती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, तो दिया है कि सचिन का घर बन रहा है। ठीक है ना। सचिन ने एक काम के लिए 15 मजदूर लगाए, जो उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। 9 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो कितने बचे 6 मजदूर। उसी काम को पूरा करने में 30 दिन का समय लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, 15 मजदूर 12 दिन में काम कर रहे, 9 छोड़ के चले गए, 6 बचे, तो 6 मजदूर और अधिक दिनों में काम पूरा कर पा रहे हैं। तो मजदूरों की संख्या कम होने पर दिनों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ यदि हम, ऐसा नहीं है कि मजदूर हमारे कम हो रहे तो दिन की संख्या कम हो जाए, या मजदूर बढ़ें तो दिन की संख्या बढ़ जाए, नहीं, यहाँ बिल्कुल विपरीत है। यदि हम मजदूर कम करेंगे दिन की संख्या बढ़ेगी, यदि हम मजदूर बढ़ाएंगे तो दिनों की संख्या कम होगी। ऐसी स्थिति बनती है। और भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए और भी यहाँ आगे और भी उदाहरण दिए गए हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है एक और तालिका, देखें यहाँ पर ये दी गई है। यहाँ पर इस तालिका में आप यहाँ पर कोई भी इस प्रकार से भरेंगे संख्या की, यदि 60 दिन दिए तो 130 दिए तो 200, 20 दिन दिए या 20 मजदूर दिए तो 300 दिन, 15 मजदूर दिए तो 400 दिन। यानी यहाँ पे संख्या एक प्रकार से घटती जा रही, तो यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन यह गुणा के रूप में बराबर समान अनुपात में रहते हैं। 60 का 100 में गुणा करिए तो 6000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 6000। 30 का 200 में गुणा करें तब भी हमें कितने मिलेंगे 6000 मिलेंगे। सभी एक दूसरे के बराबर। 15 का 400 में गुणा करें, 15 चौके 60, ठीक है ना, ये भी 6000 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये समान अनुपात गुणांक के रूप में बढ़ती जाती है, वृद्धि हो रही है राशियों में इस प्रकार से। तो ये समानुपात और इसका प्रतिलोम समानुपात हमें विशेष करके समझना है।
अब यहाँ देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न के माध्यम से भी हम यहाँ समझेंगे, ये भी हमें यहाँ पे दिए गए तो इनके माध्यम से भी हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पढ़िएगा, यदि x और y प्रत्यक्ष अनुपात है, प्रत्यक्ष मतलब होता है सीधा, ये भी अपन को याद रखना, प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुपात है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जहाँ के कोई एक चर राशि दी गई है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हमने किया था कि 15/40, तो 15 से काट दिया, ठीक है ना, इस प्रकार से संख्या आ जाती काटने पर, तो यहाँ पे उसका मान के निकल के आ जाता है। तो वह संख्या क्या होगी, वो x/y बराबर के रूप में होगी, क्योंकि यहाँ अनुपात के रूप में सीधा अनुपात है, तो सीधा सीधा x/y ये लिखते हैं, या x अनुपात y बराबर के, ऐसा लिख सकते हैं। प्रश्न दो में दिया कि दो राशियां x और y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती यानी ये प्रतिलोम समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती यानी प्रतिलोम, और प्रत्यक्ष यानी सीधा। ठीक, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो होता क्या है, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या x में हुई एक वृद्धि y में एक समान अनुपात में कमी उत्पन्न करती है? हाँ, बिल्कुल यही सही है। एक यदि यहाँ वृद्धि होती है तो उसके समान अनुपात में कमी आती जाती है। यह व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम समानुपात में यह प्रक्रिया होती है। ठीक, बाकी में नहीं। चलिए आगे देखें। आगे देखिए, इसमें से दिया गया है कि कौन सा विचरण अनुक्रमानुपाती नहीं है। अनुक्रमानुपाती यानी सीधा, अनुक्रमानुपाती यानी सीधा अनुपात नहीं है। तो यहाँ देखिए, चाल बढ़ने पर क्या होता है, समय बढ़ता है कि घटता है। तो यहाँ लिखा था अनुक्रमानुपाती नहीं है, तो इसमें तो उल्टा दिया गया, ये अनुक्रमानुपाती में नहीं है, क्योंकि चाल बढ़ने पर समय कम होता है, ठीक है ना, और चाल घटने पर समय बढ़ता है, ये तो उल्टा है, तो यही सही है। बाकी मूलधन बढ़ने पर ब्याज बढ़ता है, वस्तु की संख्या बढ़ने पर मूल्य बढ़ता है, और त्रिज्या घटने पर वृत्त का क्षेत्रफल भी घटने लगता है। ठीक है, तो ये बाकी सभी जो है अनुक्रमानुपाती हैं, और ये जो है चाल बढ़ने पर समय, ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, ये व्युत्क्रमानुपाती है या प्रतिलोम समानुपाती है। ठीक है, चलिए प्रश्न चौथा, ए और बी ये परस्पर अनुक्रमानुपाती हैं। ए और बी अनुक्रमानुपाती हैं, तो ए बराबर 8 है, बी बराबर कितना है, 12 है, तो a/8 लिखेंगे हम, या a अनुपात 8 लिखेंगे, यानी a/b। तो a/b का मान क्या आ जाएगा, 8/12। a बराबर 8 दिया, b बराबर 12 दिया, तो 8/12 हो जाएगा। तो 8 को हम काट देंगे और 12 को 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, कितना मिला, 2/3। ये जो 2/3 है, यह किस ABCD किस में काटने पर मिल रहा है, ये यहाँ पर देखना था। तो देखिए 25/35 ये तो नहीं मिलेगा, क्योंकि 25/35 को काटेंगे तो 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35, 5/7 मिला, ये नहीं होगा। बी भी देखें, 35/25 उल्टा है, ये 7/5 मिल जाएगा इसका, तो ये भी नहीं होगा। सी में देखिए 50/75 है, 50/75, 5 से काट लें, या 25 दूनी 50, 25 3 75, 2/3 ये राशि मिल गई। 2/3 यह है, 2/3 यह है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और ये क्यों नहीं होगा, ये 75/25 है, तो ये 3/2 आ जाएगा, ये क्या मिलेगा, 3/2, तो ये 3/2 नहीं हो सकता, 2/3 चाहिए है, तो सी वाला सही है। 14वां प्रश्न के बाद 5वां प्रश्न यहाँ देखें, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की छाया क्या होगी जिसकी छाया 15 मीटर है। यहाँ छाया दी गई है ना, यहाँ 14 मीटर ऊंचा दिया गया, तो हम यहाँ करते क्या हैं, यहाँ पर तो यहाँ पर जब ये हम देख रहे हैं कि ये सीधा अनुपात है कि 14 मीटर ऊंचा बिजली के खंभे की छाया 10 है, 14 मीटर ऊंचाई है, और इसकी ये दी गई है छाया 15 मीटर है, तो 14/10, और इसकी ऊंचाई मान लीजिए हम ऊंचाई लिख दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 14/10, और इसका समान अनुपात कितना हो, ऊंचाई बटे ऊंचाई हो जाएगा, तो यहाँ ऊंचाई बटे इसकी भी छाया हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे 15, यहाँ पर क्या लिखना 15, ये 15 आ जाएगा, तो ऊंचाई बराबर 15 का यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, 14/10 में
14/10 में किसका गुणा करें? 15 का, और काट दें। 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से फिर काटें, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 गुणे 3, 7 का 3 में गुणा कर लीजिए, कितना मिल जाएगा? 21। 21 किस में दिया गया था? ये हमारा बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन यहाँ 21 मिला, तो यहाँ पे हमें भर देना है इस प्रकार से। चलिए आगे अगले प्रश्न दिए गए हैं। अब प्रश्न 6वां, यहाँ पर देखिए, यदि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी जो है वह 18 किलोमीटर को निरूपित कर रही है, यानी बता रही है कि 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर मानिए, और उसी मानचित्र पर 12 सेंटीमीटर की वास्तविक दूरी को क्या मानेंगे? 12 गुणित 18 कर देंगे। 1 सेंटीमीटर को 18 किलोमीटर, तो 12 सेंटीमीटर को 18 गुणित 12 गुणा कर देंगे तो 216 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक। ये उसका उत्तर, सीधा 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 अनुपात यहाँ पर। आगे चलिएगा, प्रश्न 7वां दिया गया है कि एक पर्यटक स्थल के निकट का पार्किंग शुल्क इस प्रकार से दिया गया है। 2 घंटे तक रुकोगे 20 रुपये लगेंगे, 4 घंटे तक 40 रुपया, 6 घंटे 60 रुपया, 8 घंटे 80, है ना, 10 घंटे 100 रुपया। तो यहाँ ये दिया जा रहा है कि कार पार्किंग शुल्क पार्किंग से किस प्रकार के अनुपात में है। तो यहाँ देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे समय बढ़ने के साथ रुपया बढ़ रहा है। पार्किंग का शुल्क पार्किंग का समय में प्रत्यक्ष यानी सीधा अनुपात है। हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि यहाँ पे पार्किंग का जो समय है बढ़ रहा है, तो प्रत्यक्ष या यहाँ पे सीधा अनुपात है, बस। प्रश्न 8 देखिए, रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, वह 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर घंटा में दिया और यहाँ पे दिया मिनट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? किलोमीटर के मीटर और घंटे के मिनट में भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से बदलेंगे, दूरी और समय में सीधा अनुपात है, क्योंकि दूरी दिया गया है और समय दिया गया है, तो यहाँ पे सीधा अनुपात है। हम इसको क्या है कि घंटा मिनट में ये समान चाल से चल रही है, ठीक है ना, तो वह उसकी चाल बिल्कुल ना कम हो रही ना ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा? यहाँ सीधा अनुपात हो जाएगा। तो 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो जब ये घंटे की दी गई है तो हम इसको मिनट में बदल लेंगे। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से हमें करना है। तो यहाँ चाल को किलोमीटर में ही निकालना है। जब किलोमीटर में निकालना है तो हम मिनट के घंटे बना लेंगे। क्या बना लेंगे? मिनट के घंटे। मिनट के घंटे बनाने में 60 का भाग देते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हम इस प्रकार से लिख देंगे कि ये दूरी और ये समय के लिए इस प्रकार से आपको सारणी बना लेना है। जब आप ये सारणी बना लेंगे, किलोमीटर में यहाँ पे लिखेंगे दूरी में, दूरी किलोमीटर में, और समय लिखेंगे घंटों में। तो यहाँ पे 85 किलोमीटर ये दिया गया है और दूसरी किलोमीटर हमें नहीं दी गई। कितनी दूरी तय करेगा, तो किलोमीटर में ही हम मान लेंगे कि x किलोमीटर दूरी तय करेगा। और इसके बाद घंटा दिया गया है, प्रति माने एक घंटा, और यहाँ 12 मिनट के घंटे बनाए तो 12/60, ये एच यानी घंटा, हावर, ठीक है ना, ये लिख देंगे। और फिर इसके बाद इसको हम समानुपात में 85/1 x/12/60 ये आ जाएगा। 85/1 बराबर x बटे है, यहाँ पर बटे 12/60। अब ये बटे में है तो इसकी भिन्न क्या होती है? बदल जाती है, नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है। तो 85 में 12 का सीधा यहाँ गुणा कर दें, 12/60 का सीधा यहाँ पक्षांतर कर दीजिए, तो x बराबर आ जाएगा 12/60। 12 से इसको काट देंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, और 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, और 5 से ये काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 आ जाएगा। x बराबर 17 किलोमीटर, 12 मिनट में 17 किलोमीटर ये जो है कार चलेगी। तो यहाँ सीधा समानुपात था, इसलिए इस प्रकार से सारणी बना करके सीधा सीधा हल करना है, सीधा पक्षांतर करके। चलिए आगे देखिए, आगे और भी आपकी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है, और 9वें प्रश्न में दिया है कि यदि किसी डिब्बे के लड्डुओं को 30 बच्चों में बांटा जाए, कितने? एक डिब्बा है, 30 लड्डू, 30 बच्चों को बांटना है, प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं। यदि बच्चों की संख्या में 5 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए कमी आ रही है, बच्चों में कमी आ जाएगी तो लड्डुओं अधिक मिलेंगे, है ना, तो उल्टा हो रहा, कमी आने पर अधिक। तो यहाँ कौन सा अनुपात होगा? यहाँ प्रतिलोम समानुपात में हमें संख्या को लिखना, या इसको अनुव्युत्क्रमानुपाती भी बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ कुल बच्चों की संख्या यहाँ पे दी गई थी 30, है ना,
30 बच्चे थे, 5 की कमी आएंगी तो 30 में वो 5 घटा दीजिए, 25 बच्चे। तो बच्चे में बच्चे लिख दें और यहाँ एक बच्चे की संख्या, एक बच्चे को कितने मिल रहे थे 5, अब कितने मिलेंगे ये नहीं पता तो उसको हम x मान लेते, यहाँ x लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद जब हम 30/5 लिखते थे तो हमें यहाँ 30 का 5 में गुणा लिखना है। गुणा में ये समान अनुपात में होती हैं जब हम इसका व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम समानुपात में लिखते हैं। 30 गुणित 5 बराबर 25 गुणित x, ये हो जाएगा। तो x बराबर बटे में 25 आ जाएंगे और इनको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, फिर 5 एकम 5 छक्के 30। तो प्रत्येक बच्चे को 6 लड्डू प्राप्त होंगे यदि 5 बच्चे कम हो जाते हैं तो। ठीक, प्रश्न 10 यहाँ पढ़िए। पहले प्रश्न को पढ़ करके सीधे पता करना होता है कि ये कौन सा अनुपात में, सीधा अनुपात है या प्रतिलोम समानुपात में है। तो यहाँ 18 श्रमिक किसी दीवार को 45 घंटे में निर्मित कर सकते हैं। 18 कितने, 18 श्रमिक यानी मजदूर 45 घंटे में बना सकते हैं किसी दीवार को, और इसी कार्य को 27 घंटों में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यदि हमें यह 45 घंटे की जगह है कम घंटों में करना तो यहाँ श्रमिकों की संख्या क्या होना होगी, बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर कौन सा अनुपात हो जाएगा, यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती या प्रतिलोम समानुपाती होगा। तो हमें यहाँ सारणी तो वैसी बनाना, यहाँ घंटे और यहाँ श्रमिक, यहाँ घंटे कितने दिए 45 और दूसरा दिया 27, ठीक है ना। तो घंटे घंटे में लिख देंगे और श्रमिक श्रमिक में, श्रमिक नहीं दिया गया कितने श्रमिक तो x मान लेते हैं, माना श्रमिकों की संख्या x है। यहाँ प्रतिलोम अनुपात है। ठीक, ये भी हमें लिख देना है, प्रतिलोम अनुपात है कि कौन सा अनुपात है। तो घंटे और श्रमिक यहाँ बनाते हुए 45/18 आना चाहिए थे, तो हम प्रतिलोम में क्या करेंगे, गुणा 18 गुणित 45 और 27 गुणित x, ये बराबर में लिख देंगे। यहाँ पर सीधा 45 गुणित 18 बराबर 27 गुणित x, तो x बराबर ये गुणांक में है तो बटे में आ जाएंगे, 45 गुणित 18 के बटे, यहाँ हमने ये कर दिए हैं और इनको काट दीजिए। तो इनको सीधे काट सकते हो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 3 से फिर काटेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 पंद्रह 45 और 15 दूनी 30, 15 का 2 में गुणा, 15 दूनी 30, उत्तर आ जाएगा 30 श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी। 18 की जगह कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे यदि 27 घंटे में काम पूरा करना है तो, क्योंकि काम जल्दी पूरा करना है ना। तो यहाँ पर जो है प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे हुआ। प्रश्न 11 में पढ़िएगा, यहाँ देखें, यदि नरेश 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए 450 कदम चलता है, कितनी 400 मीटर की दूरी, यदि 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसने कितने कदम चलना होंगे। तो यहाँ सीधा समानुपाती है, क्योंकि यहाँ यदि हम कदम तो सीधे सीधे हैं, कदम में तो कोई वो घटता बढ़ता नहीं है, तो यदि हम कदम बढ़ाएंगे तो और दूरी ज़्यादा चलेगी, और यदि कदम कम करेंगे तो दूरी कम चलेंगे। यहाँ सीधा अनुपात है, तो सीधा लिखिए, यहाँ दूरी लिख लें, यहाँ कदम लिख लें। 400 और 320 यहाँ दूरी दी गई है, 2 दूरियाँ दी गई, और दूसरी जो हमें निकालना उसको x मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ कदमों की संख्या 450 है और दूसरी हमें ज्ञात करनी है तो वह x मान लीजिए इस प्रकार से, और यहाँ पे 400/450 और 320/x, ऐसा करते हुए सीधा सीधा, और यहाँ पर आप जो है इनका पक्षांतर कर लें, x का यहाँ 400 में गुणा हो जाएगा, 450 का 320 में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से पक्षांतर करते हुए x बराबर आ जाएगा 320 गुणित 450/400। शून्य से शून्य काट दीजिए पहले, ऐसा, ठीक है। और इसके बाद इस शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब 4 से 32 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 45 में 8 का गुणा करेंगे, उत्तर आ जाएगा 360 कदम, ठीक है ना। उत्तर बराबर लिखेंगे 360 कदम चलेगा। 320 मीटर की दूरी तय करने में 360 कदम चलेगा और 400 मीटर की दूरी करने में 450 कदम चलता है। ठीक, यहाँ पे देखें अब प्रश्न 12वां। प्रश्न 12वां में दिया गया है, यहाँ पर भी समझिए, वृत्ताकार आधार वाले विभिन्न मापों के कुछ बर्तन यहाँ पे लीजिए। प्रत्येक बर्तन में पानी की समान मात्रा भरिए। प्रत्येक बर्तन का व्यास और उस बर्तन में पानी किस ऊंचाई तक है उसे माप लीजिए, उसको माप कर रखिए। अपने प्रेक्षण की एक सारणी बनाइए। क्या यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति में है?
तो अब यहाँ देखेंगे कौन सा अनुपात प्रतिलोम समानुपात है या सीधा है। तो यहाँ देखिए ये हमें बर्तन दिए गए हैं, इन बर्तनों में जो है यहाँ चेक करिएगा कि हमें देखिए यहाँ पर इनका जो है हमें व्यास दिया गया है, पहले बर्तन का, दूसरे बर्तन का, तीसरे बर्तन का, और इनकी ऊंचाई दी गई है। हमें व्यास दिया गया और ऊंचाई दी गई। तो व्यास दिया गया D1 D2 D3, ऊंचाई दी गई H1 H2 H3, ठीक है ना। तो ये जो बेलनाकार बर्तन हैं सभी में पानी की समान मात्रा भरी गई है, यानी सभी में मान लीजिए 1-1 लीटर पानी भर दिया गया। जब हम इस प्रकार से बेलनाकार बर्तन में या गोलाकृति की व्यास वाले बर्तन में पानी भरते हैं तो वह बेलनाकार होता है, यानी बेलन बन जाती है। तो हमें यहाँ पर बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा। बेलन का आयतन समान है यहाँ पर सभी में, क्योंकि पानी समान भरा गया है, तो बेलन का आयतन क्या है, बराबर है, समान है। तो यहाँ देखें बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास बटे, हम इसमें व्यास बटे 2 लिखेंगे, ये त्रिज्या आ जाएगी। और आयतन भी, ये बेलन का आयतन होता है पाई आर वर्ग एच, ये बेलन का आयतन है, आयतन का सूत्र है। तो इस प्रकार से यहाँ देखिएगा कि तीनों के आयतन बराबर करते हुए ये पानी की समान मात्रा जो है ये किस अनुपात में घट रही है या बढ़ रही है। तो ये देखेंगे हम, यहाँ पर अनुपात हमने निकाला इनका। तो पानी का आयतन देखिए V1 V2 V3 मानते हुए V1 यानी पाई आर वर्ग एच, आर बराबर दिया गया, यहाँ पे निकाल लिया D1/2, ठीक है ना, D1/2, R2 बराबर D2/2 और R3 बराबर D3/2, ये आ जाएगा इसका क्या, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या की जगह रख देंगे हम इस प्रकार से वर्ग करते हुए। तो ये पहले V1 का आयतन, ये V2 का आयतन आ जाएगा और ये V3 का आयतन आ जाएगा। इस प्रकार से V1 V2 और V3 ये तीनों के आयतन यहाँ पे लिखे और तीनों के आयतन क्या करना है, क्योंकि आयतन बराबर है, पानी की मात्रा समान है, तो यहाँ पर तीनों को बराबर करिए। और तीनों को बराबर करने के बाद देखिए यहाँ पर ये पाई से सभी के पाई पाई कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद इसमें H1 H2 H3 रह जाएगा और यहाँ पर वर्ग वर्ग तीनों के यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के बराबर हैं। और यहाँ पर 2 भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखें क्या D1 H D2 H2 D3 H3 क्या बराबर हैं, नहीं, यह बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आयतन जो दिए गए थे यह बराबर दिए गए थे, लेकिन D1 H D2 H2 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की स्थिति नहीं बनेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ प्रतिलोम समानुपात नहीं है, बस ये यहाँ पे दिखाना था। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 13वां में देखें कि किसी स्कूल भवन में पेंटिंग के लिए हल्का गुलाबी रंग करने की योजना बनाई गई। इस कार्य को करने के लिए लाल कौन सा रंग लिया गया है, यहाँ पर रंग दिए गए हैं रेड यानी लाल, व्हाइट यानी सफ़ेद मिला करके गुलाबी रंग बनाया गया है। तो यहाँ देखें जो यहाँ पर रेड है और वाइट है, दोनों रंग लिए गए हैं और तीसरा रंग बनाया गया है यहाँ पे गुलाबी। दिए हुए मिश्रण में से निश्चित करें कौन सा हल्का गुलाबी रंग शेड है। तो यहाँ देखें और यहाँ दिया गया है कि यदि एक पात्र बर्तन में 1 लीटर पेंट है तथा भवन के लिए 180 लीटर पेंट की आवश्यकता है, तो हल्के गुलाबी रंग के पेंट से करने के लिए प्रत्येक रंग में कितने पात्रों की आवश्यकता होगी, उनमें हमें भरना है। तो यहाँ से हम ABCD में से किसको लें कि हल्का गुलाबी रंग बन जाए। तो यहाँ पे देखें कि रेड 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 और 2 माने इसको अनुपात में लें कि रेड 3 लें और यहाँ पे वाइट 2 लें तब गुलाबी बनेगा, या आर रेड बराबर और बराबर वाइट लें तब गुलाबी बनेगा, या रेड और वाइट का जो अनुपात है ये जो है 2:3 लें, या रेड और यहाँ पे वाइट 4 लें इस अनुपात में। तो किस अनुपात में, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखिए हल्का गुलाबी बनाने के लिए रेड की मात्रा 1 लेंगे और वाइट की मात्रा 4 लेंगे, यानी डी वाला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया वो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर 5 लीटर में 1 शेड में है तो 180 लीटर में कितना वाइट लगेगा कितना रेड लगेगा ये अलग अलग से निकालना था। तो यहाँ पर 180 और 5 के अनुपात में हम लेंगे इसको, तो यहाँ पे 36 शेड बनेंगे
180 में 5 का भाग लगा देंगे, जिसमें लाल रंग 36 लीटर हो जाएगा और सफ़ेद रंग 36 में 4 का गुणा करेंगे क्योंकि WW 4 दिए गए है ना। तो ये आ जाएगा कितना 144 लीटर। इस प्रकार से 36 सेट बनाने के लिए 36 लीटर रेड लग जाएगा और 36 में 4 का गुणा करें क्योंकि वाइट के 4 डिब्बे लगेंगे तो 144 लीटर ये वाइट वाला कलर लगेगा। इस प्रकार से पूरी दीवार क्या हो जाएगा, उस पर कलर हो जाएगा हल्का पिंक। ठीक। प्रश्न है 14वां, इसको भी समझिएगा। यहाँ पे दिया गया है कि 5 व्यक्ति एक घर की पुताई करने में 6 दिन का समय लगाते हैं। 5 व्यक्ति 6 दिन का समय लगाते हैं। कार्य प्रारंभ करने से पहले 2 व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं। अब बताइए कितने व्यक्ति बचे? 3 बचे। 5 में से 2 घट गए। अब कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? 6 दिन की ज़रूरत, 6 दिन में पूरा करना था उनको, तो और ज़्यादा दिन लगेंगे। तो यहाँ पर कौन सा अनुपात हो जाएगा? प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। यहाँ पे देखें 1 दिन में पुताई करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यह भी निकालना है। तो यहाँ पर हम देखें व्यक्ति दिन 2 सारणी बनेंगी, पहले की और दूसरे की। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या मानते हुए यहाँ प्रतिलोम समानुपात है, ये हमने मान लिया। और मान लेंगे कि यहाँ पर जो है दिनों की संख्या x आती है। ठीक है, माना दिनों की संख्या x है। यदि मजदूर कम हो जाते हैं तो यहाँ पर प्रतिलोम समानुपात की स्थिति बनाते हुए यहाँ पर 5 गुणित 6 और 3 गुणित x बराबर 5 गुणित 6 बटे 3, 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, ये उत्तर आ जाएगा 10। पहले वाले का उत्तर हो जाएगा 10 है। और यहाँ पे दिया गया कि एक ही दिन में पुताई करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 5। यहाँ पे हमें दिनों की संख्या 1 करना है एक दिन में, तो वहाँ भी हम x मानते हुए करेंगे। तो यहाँ 5 व्यक्ति और x है और यहाँ दिनों की संख्या 6 और 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम तो दूसरे वाले में भी प्रतिलोम की स्थिति है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि एक दिन में x व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा 5 गुणित 6 और x गुणित 1 करते हुए 5 छक्के 30, तो उत्तर सीधा आ जाएगा 30 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ देखें प्रश्न 15वां। प्रश्न 15वां में दिया गया था कि रहमान तालिया या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिए बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी स्थिति में तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर रहें। निम्नलिखित सारणी को पूरा करते हुए यहाँ पे देखें, यह उत्तर देना है। नीचे प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा। ये इसने क्या किया, तीलियों से इस प्रकार से चाक बनाए हैं। तो हम यहाँ पर चाक जब बना रहे हैं, तीलियाँ 4 तीलियाँ हैं, तो कोण की संख्या क्या है, बड़ी है। यहाँ पर देखें, यदि 4 तीलियों से बना है तो ये 90 अंश के कोण बन रहे हैं ना। और यहाँ पर देखिएगा, हमने यहाँ पर तीलियों की संख्या और बढ़ा दी है इस प्रकार से। तो ये हम 6 यहाँ पर हम तीलियाँ लगाएंगे तो यहाँ पर कोण की संख्या और कम हो जाएगी। यहाँ 90 से और क्या हो जाएगा, कम स्थिति, यानी 60 का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे देखें 4 तीलियों से यहाँ तीलियों की संख्या और यहाँ पर ये उसके बीच का कोण। यहाँ 4 तीलियाँ लगाएंगे तो 90 अंश का कोण बनेगा, 6 तीलियाँ लगाएंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। अब देखें यहाँ पर तीलियाँ बढ़ा रहे हैं तो कोण कम हो रहा है, और यदि तीलियाँ कम हो रही हैं तो कोण बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रतिलोम अनुपात की स्थिति बन रही है। तो प्रतिलोम समानुपात इसमें लिखेंगे हम। तो यहाँ पर किसी एक कोण को मानते हुए वहाँ पर हम अगले कोणों को हम x मानते हुए सभी को निकाल सकते हैं। यहाँ पर 45, 36, 30 कैसे आया, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिलोम अनुपात है। माना सारणी में 8 तीलियों के साथ x कोण बनता है। अब 8 तीलियों के साथ कितना x, तो 10 के साथ कितना कोण बनेगा, ऐसी स्थिति बनाते हुए। और यहाँ पर आगे दिया 12 के साथ कितना कोण बनेगा। तो यहाँ पर है पहले कोण को लेते हुए 4 और 90 को 4 गुणित 90 बराबर 8 गुणित यहाँ पे x लेंगे। ठीक है ना। तो x बराबर 4 गुणित 90 बटे 8, 8 से काट दीजिए। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से 90 काटेंगे तो 45। ये 45 पहले का उत्तर आ जाएगा, ये 45 आ गया। बस इसी प्रकार से सभी को करना। 4 बटे 90 यहाँ 10 गुणित x आ जाएगा। यहाँ पे 4 गुणित 90, यहाँ 10 गुणित x मानते हुए प्रत्येक में तीनों स्थितियों में हमें
प्रतिलोम अनुपात की स्थिति को बनाते हुए सभी में इस प्रकार से निकालना है। तो प्रत्येक में क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैंने ये उत्तर लिख दिए सीधे सीधे यहाँ से। तो ये x बराबर 4 गुणित 90 बटे 10 इसका आ जाएगा। यहाँ 4 गुणित 90 बटे यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो इनसे काट देंगे हम। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 से काटेंगे 30 तिया 90, ये इसका उत्तर आ जाएगा 30। ठीक, तो ये स्थिति बन रही थी। दूसरे में देखें, यदि क्रमागत है, यहाँ पर दूसरे में दिया गया है कि 3 तीलियों के, तो यहाँ क्रमागत दी गई हैं, इनके प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है प्रत्येक का। तो आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए कोण 40 दिया गया, तो हम उसी स्थिति को मानते हुए कि यहाँ भी प्रतिलोम समानुपात है, तो 4 गुणित 90 मानते हुए अब हमें 15 यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो इस स्थिति को बनाते हो 15 गुणित यहाँ पर x हो जाएगा। तो 15 गुणित x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणित 90 बटे 15, 15 से काट दीजिए, 15 15 छक्के 90 यानी 6 चौके 24। तो पहले में कितना आ जाएगा? 24। और दूसरे में कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए जो दूसरा दिया गया 40 दिया गया दूसरे में, तो 4 गुणित 90 बराबर x गुणित 40 है, तो यह आ जाएगा 0 0 काट दीजिए और 4 4 काट देंगे तो 9 आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा इसका 9। ठीक, तो इस प्रकार से पहला प्रश्न और ये दूसरा प्रश्न भी हम इनको यानी इनका प्रतिलोम समानुपात लेते हुए हल कर देंगे। ठीक है, तो ये दिए गए थे सीधा अनुपात और प्रतिलोम समानुपात के ये 15 प्रश्न, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अब इसमें जो है अभी सभी प्रश्नों को आपको वीडियो को 2-3 बार प्ले करके समझेंगे, तभी समझ में आएगा। अन्यथा आप यदि इसको सीधे उतार लेते हैं तो आपको प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। इसलिए वीडियो को 2-3 बार प्ले करें, और इसी प्रकार से आगे समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करते चलिए, जिससे कि आपको आगे की सभी वीडियो प्राप्त हो सकें। ठीक है, आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।